हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में उत्तर आधुनिकतावाद के विषय में हमारी चर्चा चल रही थी। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे ये आंदोलन वेस्ट में उदित हुआ और इसकी क्या मान्यताएं रही हैं, इसको हमने जाना था। मान्यताओं पर विशेष रूप से हमारी चर्चा चल रही थी। तो बहुत सारी मान्यताएं उत्तर आधुनिकतावादियों की ऐसी हैं जो आधुनिक युग की मान्यताओं का विरोध करती है, या यूं कहें कि उत्तर आधुनिक जो आंदोलन शुरू हुआ वेस्ट में, वो एक तरह से आधुनिक युग की प्रवृत्तियों के विरोध में उदित हुआ और बड़े तार्किक ढंग से उत्तर आधुनिक विचारकों ने आधुनिकतावाद की प्रवृत्तियों की आलोचना की है। खासतौर से आधुनिक युग की विशेषताओं में जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक अंतर दिखाई देता है, दोनों के बीच जो गैप है, जैसे प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इस पर फोकस किया है उत्तर आधुनिक विचारकों ने। तो अगली मान्यता उनकी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी मान्यताओं को देख लिया था कि कैसे वो किसी भी एक सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किए जाने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि हर स्थान की परिस्थितियां अलग होती हैं। उन परिस्थितियों के मुताबिक ही सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए और कोई भी सिद्धांत ये दावा नहीं कर सकता कि वो सर्वमान्य हो सकेगा, सब लोग उसे स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि किसी भी विचार के, किसी भी सिद्धांत के बहुत सारे पक्ष होते हैं और हर पक्ष परिस्थिति विशेष में सच होता है, सत्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सत्य भी एब्सोल्यूट नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। वो विज्ञान के भी आलोचक हैं, क्योंकि विज्ञान ने बहुत सारी विध्वंसकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है, जिससे मानवीय सभ्यता और समाज का क्षरण हुआ है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी चिंता जग जाहिर है, क्योंकि पर्यावरण के विषय में जो कंसेप्ट आधुनिक विचारकों का है, जिसको प्रोमिथिनिज्म कहते हैं, जो धरती के संसाधनों के दोहन की सिफारिश करता है और जो क्षरण हुआ है उसकी भरपाई साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना चाहता है, इस विचार के विरोधी हैं उत्तर आधुनिक विचारक। और उसके स्थान पर वो डीप इकोलॉजी का समर्थन करते हैं। डीप इकोलॉजी का मतलब ये है कि प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव, वो सभी एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य खाद्यान्न के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अन्य खाद्य पदार्थों के लिए प्रकृति पर निर्भर है, और दूसरी तरफ प्रकृति भी अपने वजूद के लिए मनुष्य पर निर्भर है, क्योंकि मनुष्य अगर पेड़ पौधों को नहीं लगाएगा, समुद्रिक जीव जंतुओं की या धरती पर जितने जीव जंतु रह रहे हैं उनकी रक्षा का प्रयास नहीं करेगा, तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। और कई सारी वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट भी हो गई हैं, क्योंकि मनुष्य ने उस दिशा में, उसके संरक्षण की दिशा में प्रयास नहीं किया। तो डीप इकोलॉजी ये कहती है कि चूंकि प्रकृति की सभी चीजें, सजीव और निर्जीव वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए सभी को एक दूसरे के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के संरक्षण का प्रयास करना चाहिए और प्रकृति को मनुष्य, प्रकृति तो करती ही है स्वाभाविक रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, उसको संसाधन मुहैया कराती, लेकिन उन संसाधनों का उपयोग मनुष्य के द्वारा किया जाए, उनका दोहन न किया जाए। दोहन किया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएंगे
और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं इसी दोहन की प्रवृत्ति के कारण, उससे आप वाकिफ हैं। तो उत्तर आधुनिक विचारक पर्यावरण संरक्षण को डीप इकोलॉजी के आधार पर व्याख्यायित करते हैं और ये कहते हैं कि मानव सभ्यता की सुरक्षा के लिए पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ उनकी ये भी मान्यता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। समाज के हित में यह है कि हर व्यक्ति के गुणों का प्रयोग किया जाए। कोई व्यक्ति हमसे भिन्न विचार रखता है, इस कारण उसकी उपेक्षा न की जाए, क्योंकि हर पक्ष का, हर विचार का महत्व। विभिन्न विभिन्नताओं से युक्त जो समाज होता है वो ज्यादा प्रगतिशील होता है, ज्यादा लाइव होता है, ज्यादा सामंजस्यकारी होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग या व्यवस्थाएं होती हैं, वो एक तरह का विचार, एक तरह की व्यवस्था लोगों पर थोपना चाहती है और जो लोग उनसे भिन्न विचार रखते हैं उनको हैरस करते हैं, उनको सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करते हैं। उत्तर आधुनिक विचारक इस तरह की प्रवृत्ति के विरोधी हैं और वो कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का समाज में सम्मान होना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हर विचार, विचार का हर पक्ष महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ उनकी ये भी मान्यता है कि वो व्यक्ति के स्थान पर जन समूह के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। एक तरफ तो वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देते हैं, दूसरी तरफ जहां पर व्यक्ति और समूह की तुलना आती है उसमें वो व्यक्ति के स्थान पर समूह को महत्व देते हैं, जन समूह को महत्व देते हैं। यहाँ पर उनके विचार समुदायवादियों के समान हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि एक जन समूह का बड़ा योगदान होता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में। व्यक्ति अकेला अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति जो कुछ बनता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में उसके समूह की, उसके समुदाय की, उसकी संस्कृति की एक बड़ी भूमिका होती है। तो व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का समुदाय, जन समूह है। ये विचार व्यक्तिवादियों, उदारवादियों के विचार के विपरीत है, क्योंकि उदारवादी जो विचारक होते हैं वो समाज से भिन्न, समूह से भिन्न व्यक्ति को प्रमुखता प्रदान करते हैं और ये कहते हैं कि व्यक्ति समाज से अलग रहकर भी अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। राज्य और समाज को उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो उदारवाद और समुदायवाद की जो डिबेट चली उसमें उत्तर आधुनिक विचारकों ने समुदाय को महत्व प्रदान किया। उनकी एक मान्यता ये भी है कि वो ईश्वर की सत्ता को अमान्य करते। किसी ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, इसमें विश्वास नहीं करते उत्तर आधुनिक विचारक। एक तरह से न्यूट्रल है, वो नास्तिक है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता में अविश्वास करने के बावजूद वो व्यक्तिगत नैतिकता का समर्थन करते हैं। वो ये मानते हैं कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए
व्यक्तिगत जीवन में खास तौर से व्यक्ति को अपने जीवन के कुछ मूल्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हीं मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक समय था मध्य युग में, जब क्रिश्चियनिटी के तहत ये प्रतिपादित किया गया, पूरे यूरोप में ईसाई धर्म का वर्चस्व था और ईसाई धर्म की मान्यताओं को बताते हुए ये कहा गया कि गॉड ने ईश्वर की सृष्टि की है, राज्य उसके अधीन है। लेकिन रेनेसां और रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद ईश्वरीय सत्ता के स्थान पर मनुष्य की सत्ता को स्वीकार किया गया कि मनुष्य का विवेक ही इस दुनिया का निर्माता है। ये वो विवेक ही है, तर्क शक्ति ही है जो विभिन्न संस्थाओं को बनाती है, विभिन्न इन्वेंशंस करती है। इसमें किसी ईश्वरीय सत्ता का रोल नहीं होता। साइंस क्या मानता है? एनर्जी के माध्यम से ये सृष्टि, ये दुनिया हमें देखने को मिलती है। बहुत सारी थ्योरीज सृष्टि के विषय में प्रतिपादित की गई साइंस के द्वारा। साइंस भी मानवीय विवेक की ही उपज था। तो उत्तर आधुनिक विचारक भी मनुष्य को महत्व तो देते हैं, ईश्वर की सत्ता को अमान्य करते हैं, छद्म धर्म निरपेक्षता को अमान्य करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए, अनुशासित जीवन जीने के लिए नैतिकता के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन ये नैतिकता व्यक्ति खुद फिक्स करेगा। उसके जीवन के मूल्य कौन से होंगे ये व्यक्ति खुद तय करेगा, समाज तय नहीं करेगा, राज्य तय नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता, अपने जीवन की समस्याओं, इन सब के दृष्टिगत अपने जीवन के लिए नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के जीवन में जो परिस्थितियां हो, दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी वही परिस्थितियां। दोनों अलग अलग ढंग से उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए अपने मूल्य अलग अलग ढंग से तय कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत नैतिकता का विचार दिया गया उत्तर आधुनिक विचारकों के द्वारा। अब जैसे देखते हैं आप कि पूर्वी समाजों के जो मूल्य हैं वो पश्चिमी समाजों के मूल्य से भिन्न है। पूर्वी देशों के लोग पश्चिमी देशों के मूल्यों को क्रिटिसाइज करते हैं और पश्चिमी देशों के लोग पूर्वी समाज के मूल्यों को रूढ़िवादी मानते हुए उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उत्तर आधुनिक विचारक कहते हैं कि दोनों के ही मूल्य अपनी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही एक समाज में जितने व्यक्ति हैं जो विभिन्न समुदायों से जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी अलग समस्याएं हैं, अलग दृष्टिकोण है, जिनको टैकल करने के लिए वो नैतिकता के अलग मापदंड स्थापित कर सकते हैं। कोई सर्वमान्य सार्वभौमिक नैतिकता के मूल्य नहीं थोपे जाने चाहिए व्यक्ति पर, मानव समाज पर। ऐसी मान्यता है उत्तर आधुनिक विचारकों की। और लास्टली जो उत्तर आधुनिक विचारक हैं वो राष्ट्र राज्य के स्थान पर वैश्वीकृत मानवतावादी राज्य में विश्वास रखते हैं। राष्ट्र राज्य की धारणा संप्रभुता पर जोर देती है और वैश्वीकरण की धारणा संप्रभुता को शिथिल करते हुए दुनिया के सभी राज्यों को, दुनिया के सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की सिफारिश करती है। धरती पर रहने वाले
हर मनुष्य में, हर मनुष्य के मध्य मानवतावादी संबंधों की स्थापना करना चाहती है। तो उसका उद्देश्य मानवतावादी राज्य में है, मानवतावादी राज्य की स्थापना करना है, न कि राष्ट्र राज्य की स्थापना करना। दूसरे शब्दों में, आधुनिक जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, उत्तर आधुनिक विचारक इसी दौर का समर्थन करते हैं। वो बहुसंस्कृतिवाद में विश्वास रखते हैं कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियां आपस में एक दूसरे को जाने, समझें, घुल मिलकर रहें। मनुष्य को मनुष्य मानते हुए उसके साथ बर्ताव किया जाए, न कि वो इस राज्य का नागरिक है या उस राज्य का नागरिक, ये समझते हैं। तो इस तरह से व्यापक मान्यताएं हैं उत्तर आधुनिक विचारकों की। लेकिन उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को ही अगर स्वीकार करें तो कोई भी विचार परिपूर्ण नहीं होता। उत्तर आधुनिकता भी परिपूर्ण नहीं है, उसको भी क्रिटिसाइज किया गया, आलोचकों ने उसकी आलोचना की। क्या आलोचना की? कि उत्तर आधुनिक विचारक आधुनिक युग की प्रवृत्तियों को पूरी तरह से नकारते हैं, जो उचित नहीं है। जैसे वो साइंस की बुराई करते हैं, डेमोक्रेसी की आलोचना करते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि बेशक साइंस में बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन साइंस में अच्छाइयां कितनी हैं, इसको नजरअंदाज कर दिया गया उत्तर आधुनिक विचारकों के द्वारा। सभ्यता और संस्कृति के विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सिरे से खारिज कर देना उचित नहीं, क्योंकि उसके बिना सभ्य समाज की कल्पना संभव नहीं है। उत्तर आधुनिक जो आंदोलन है वो विरोधाभासों से भी परिपूर्ण है, खुद ही कंट्राडिक्टरी विचार व्यक्त करते हैं उत्तर आधुनिक विचारक। एक तरफ तो वो व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को महत्व देते हैं, दूसरी तरफ व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व दिए जाने की बात करते हैं। ये दोनों विचार एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन उत्तर आधुनिक विचारक इन दोनों विचारों के संबंध में, उनके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते हैं। आलोचक ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र की आलोचना भी उचित नहीं है, क्योंकि अब तक शासन व्यवस्थाओं का जो इतिहास रहा है उसमें लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था अभी तक विकसित नहीं हो सकी। भले ही लोकतंत्र में बुराइयां हैं, लेकिन अच्छाइयां उससे कहीं ज्यादा है। आलोचक ये भी मानते हैं कि उत्तर आधुनिकता का जो दृष्टिकोण है वो आलोचक ज्यादा है। आधुनिक युग की आलोचना करने पर उनका फोकस ज्यादा है, दुनिया के निर्माण की कोई रचनात्मक योजना उनके पास नहीं है कि कैसे एक अच्छी दुनिया का, अच्छे समाज का, अच्छे राज्य का निर्माण किया जाए। और लास्टली आलोचक ये कहते हैं कि वर्तमान में ये धारणा कालातीत हो चुकी है। पोस्ट मॉडर्निज्म का नाम अब नहीं लिया जाता, ये पुरानी धारणा हो गई है। अब उसके स्थान पर अन्य नई नई धारणाएं और प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं, जैसे हाइपर मॉडर्निज्म, अल्ट्रा मॉडर्निज्म और डिजी मॉडर्निज्म। तो सब मिलाकर ये आउटडेटेड धारणा हो गई है, आउटडेटेड आंदोलन हो गया है। लेकिन इसके महत्व को इस रूप में देखा जा सकता है कि इसने एक खुली दृष्टि से आधुनिक युग की प्रवृत्तियों को देखा, समझा और उसमें जो बुराइयां हैं उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। पर्यावरण संरक्षण के प्रति इनकी जो चिंता है वो बहुत स्वाभाविक और स्वागत योग्य है। विवेक के साथ साथ भावनाओं पर आधारित समाज के निर्माण का जो इनका जोर है वो भी स्वागत योग्य है।
इतिहास लेखन के विषय में बहुत ही व्यावहारिक तथ्यात्मक दृष्टिकोण उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि इतिहास की व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ आधार पर ही की जा सकती है। इतिहास लेखन की प्रवृत्ति कभी भी वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो इस तरह से समय के दौर में उत्तर आधुनिक आंदोलन सामने आया और इसने कुछ मूल्य, कुछ मान्यताएं दुनिया के सामने रखी। उन पर विचार करने के लिए बुद्धिजीवियों को, आम जनता को विवश किया।